कौन से अखबार में है ये? दैनिक जागरण से कहां पहुंच गए हैं? अरे भास्कर में है। अच्छा, आपके भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है? अच्छा, ये तो हमारी आपकी आदत एक सी है। डालो भी अभी डाल दो, हो गया। पिछली बार का पट्टा आपका इतना वायरल हुआ। अरे बहुत अच्छा, आपने लाइक साल लगी। बहुत धन्यवाद, बहुत इसी के साथ कोई काम है ना, शॉर्ट है साहब को पट्टा मत दो। पट्टा बन आ जाओ पिताजी, कहांगे मोदी का मैं भी मिल जाएगा। इधर आइए, इधर दे दो, नहीं मांग अच्छा किसी को मिला ठीक, शुरू करें। मैं सबसे पहले नेता अनीस मंसूरी जी और इनसे जुड़े हुए पसमंदा समाज के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित साथी, मुख्तार मंसूरी जी, अंजुम अली एडवोकेट जी, वसीम रायनी साहब, महबूब आलम अंसारी जी, दौलत अली घोसी जी, शेख सलाउद्दीन साहब, शहर आलम कुरैशी जी, तहसीन मंसूरी जी, शाहीन मंसूरी, मोइन अहमद राइन जी, सना परवीन, यश भारती से सम्मानित बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे कवि शायर दीन मोहम्मद दीन साहब, शादाब कुरैशी जी, डॉक्टर फाजिल, अनवार अहमद, अन्नू जी, कदीम आलम और बड़ी संख्या में पसंदीदा समाज के प्रदेश के सभी आए हुए हमारे पदाधिकारी और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हम अपने प्रेस के लोगों का भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर दिन हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। अभी जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो बहुत सारे सुझाव, जहां राजनीतिक सुझाव हमारे पास आए, वहीं उनकी जो समस्याएं उनके बारे में भी उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी। हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं
अनीस मंसूरी जी और उनके सहयोगी साथियों को मैंने भरोसा दिलाया है कि समय आने पर और हमारे साथ जो लगातार आपका सहयोग और मदद मिल रही है, समय आने पर हम लोग आप लोगों को साथ जोड़ करके राजनीतिक सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। वहीं जो इनके साथियों के जो काम का जो कारोबार की समस्या है उसके बारे में भी जानकारी दी। जो आर्थिक समस्याएं हैं हमारे बुनकर, कारीगर और पसमंज़र समाज के, अक्सर कम मजदूरी मिलती है उन्हें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार नीचे जाती जा रही है। कम मजदूरी मिलने से, कम आय होने से उनके जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। अनियमित आय होने से भविष्य की योजना नहीं बना पा रहे हैं। अगर उनकी आय नियमित नहीं है तो भविष्य के बारे में वो कैसे सोचें, भविष्य के बारे में भी कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं। बिचौलियों द्वारा लगातार उनका शोषण हो रहा है और इनके कमाई का बड़े पैमाने पर हिस्सा बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और वो हमारे बुनकरों के हाथ में या कारीगरों के हाथ में या पसमंज़र समाज के हाथ से, उनके हाथ से छिन जाता है। बुनकरों के पास अक्सर पूंजी की कमी होती है, जिससे काम कारोबार बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करें तो कारोबार उनका और बड़े पैमाने से बढ़ सकता है। बुनकरों को अपने बनाए कपड़ों के लिए बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खरीद फरोख्त और आमदनी पर बुरा असर पड़ता है। जो हम लोगों ने सेंटर्स भी बनाए थे या सरकार की जो संस्थाएं भी हैं, वो उतना सहयोग मदद नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति का बहुत तरक्की और खुशहाली की ओर नहीं जा पा रहे हैं। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और अन्य संगठनों को बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने होंगे, जैसे कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करना पड़ेगा। बाजार तक कैसे पहुंचे? वहीं जहां वो मेहनत करते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई समस्याएं आती हैं, जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बुनकरों को लंबे समय तक बैठ करके काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठकर काम करने से पीठ और गर्दन में दर्द आता है। बुनकरों की आंखों की समस्या, जैसे कि आंखों में तनाव, धुंधलापन और आंखों की रोशनी कम होना होता है। धूल और रेशों के कणों के कारण उनको सांस लेने की समस्याएं, अस्थमा जैसी समस्या, बीमारी, ब्रोंकाइटिस की बीमारी का सामना करना पड़ता है बड़े पैमाने पे लोगों को। और क्योंकि लगातार धूल और रेशों के कणों के बीच में रहते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है। खासकर हाथ और कंधों पर बड़े पैमाने पर उन्हें नुकसान होता है, तो उनकी ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं वो भी दिखाई देती हैं। वहीं जहां हमारा सब कुछ बदल रहा है, बाजार बदल गया, बाजार में तरीके बदल गए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े चैनल पे मैं देख रहा था कि एक देश जो अपनी फैशन डिजाइन, उसके कारोबार में दुनिया में सबसे ज्यादा उसका नाम है। फ्रांस जैसे देश में जो डिजाइन है, जो उनकी अपनी फैब्रिक पे जो उनका कमांड है, कंट्रोल है, और उनमें जो फैशन और डिजाइन के लिए जो काम होता है, शायद दुनिया में उनसे बेहतर काम नहीं हो पाता उस देश से। उनके सामने भी संकट है चीन जैसे देश का। तो जो हमारे प्रदेश के, देश के कारोबार करने वाले लोग हैं, जब समय समय पर हम स्वदेशी की बात सुनते हैं, और कई राजनीतिक दल जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, कुछ दिन पहले स्वदेशी नारा देते थे, हमारे बाजार को पूरा विदेशियों से कब्जा करा करके
एफडीआई के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, या उन विदेशी कंपनियों को बाजार देने के लिए पॉलिसी बना करके, उनको खास इंसेंटिव और टैक्सेस में छूट दे करके, जब पूरा बाजार उनके हाथ में चला गया, कब्जा हो गया, तो फिर वही संस्थाएं, वही पॉलिटिकल सोच के लोग फिर स्वदेशी की बात करने लगे। इसलिए हमें जरूरत है कि प्रशिक्षण, तकनीकी समस्याओं का समाधान हो। बुनकरों के नए डिजाइन और तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आधुनिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग है, सरकार को ट्रेनिंग का काम करना चाहिए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में अर्मेस जैसी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, जो फैशन और डिजाइन में है, जो लग्जरी डिजाइन में है, उसके कारीगरों को ट्रेनिंग देने की इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग दिलाने की इंस्टीट्यूट बनाई गई थी। सरकार गई तो वो भी बंद हो गई। बुनकरों को नए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंपरागत बुनकरों को नए डिजाइन और फैशन ट्रेड की जानकारी नहीं होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को आकर्षक नहीं बना पाते हैं। मॉडर्न मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं होती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी न होने के बहाने क्वालिटी भी प्रभावित होती है। तो ये तमाम जो उनकी समस्या, उनके समाधान को लेकर भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, जिससे हमारे कारोबार बढ़े, प्रदेश की तरक्की और आगे बढ़े। जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो बड़े पैमाने पर हम लोग रोजगार भी देने में कामयाब होंगे और नौकरी देने में भी कामयाब होंगे। कच्चे माल की समस्या है। बुनकरों को कच्चे माल की जो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। कच्चे माल की क्वालिटी कम होने से बुनकरों के उत्पादों की क्वालिटी में भी प्रभावित होती है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि पड़ोसी देश वो भी रॉ मटेरियल में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। जब जो लोग स्वदेशी नारा दे रहे हैं, उनको भी इस तरह सोचना पड़ेगा, उनकी सरकारों को सोचना होगा। बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई चेन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि देरी से आपूर्ति के लिए अनियमितताएं, कभी माल मिलना, कभी नहीं मिलना, ये भी बहुत संकट बड़े पैमाने पर पैदा हो जाता है बुनकर भाइयों के सामने। इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय आने पर हम लोग काम करेंगे। और इन बातों को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी मुख्यमंत्री को समझते नहीं इन बातों को। बाजार की समस्या है, बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। ये जो ऑनलाइन जो नया जमाना आ गया है, ऑनलाइन, इसने भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बुनकरों को अपने उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी बिक्री नहीं हो पाती है, और जो बिचौलिया होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। बुनकरों का अक्सर मध्यस्थ वही बिचौलिया शोषण करते हैं, उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा छीन लेते हैं, उनकी आय प्रभावित होती है, और बाजार की भी उन्हें समय पर जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी यही तय किया हम लोगों ने कि उनके और हमारे साथियों के सुझाव आएंगे, उनकी समस्या आएंगी, तो उनके समाधान के लिए हम लोग काम करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जो आने वाले समय में हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। गेहूं खरीद हो ही नहीं रही है। उस समय भी हम लोगों ने आपको बताया था कि सरकार गेहूं की खरीद कहीं की नहीं है, और सरकार के हर आंकड़े गलत होते हैं। उन्होंने 20% भी गेहूं की खरीद नहीं की है, सरकारी खरीद। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा पर निकले थे फसलों को देखने के लिए, मक्का की और तमाम फसलों को देखने के लिए हवाई यात्रा पर निकले थे। बताइए, जो लोग किसानों का सामना नहीं कर सकते वही तो हवाई यात्रा करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसल को हेलीकॉप्टर से देखने निकले थे, और फसल को देखने के बाद एक भी केंद्र नहीं बना। अभी सरकार बता रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं मक्का या और फसलें। हम उदाहरण के लिए पूछना चाहते हैं, कन्नौज में बता दो कहां केंद्र खुला है। जो हवाई यात्रा आपने की, जिस रूट पे आपका हेलीकॉप्टर गया होगा, कहीं एक केंद्र बना हो तो बता दें आप। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में,
और जो सहयोग जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। मेले तो बंद कर ही रही है सरकार, ये भी बंद कर रही है। आज हमारे बुनकर भाई आए हैं, जिस तरीके से ये सौहार्द का ताना बाना बुनते रहे हैं, भविष्य में भी वो सौहार्द का ताना बाना बुन करके इस समाज को भाईचारा, इस समाज की एकता, एक समाज में जो हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम था और बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है, तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा तो मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है, कुट गए हैं। अगर किसी पत्रकार में वीडियो हो तो हमें भी पहुंचा देना। मैं एक बार फिर अनीस मंसूरी जी का और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मामला है राज्य में सीएमओ के तबादले को लेकर डीएम और सीएम आमने सामने थे, उसमें जो विधानसभा के स्पीकर है वो कूद गए हैं। एक तरफ डीएम सीएमओ के भ्रष्ट होने के आरोप लगाकर शासन को लेटर लिख रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, भ्रष्ट नहीं है। और दो विधायक सरकार के स्पीकर के अगेंस्ट में लेटर लिख रहे हैं। एक सीएमओ को लेकर डीएम और स्पीकर आमने सामने और उसके बाद स्पीकर के आमने सामने दो एमएलए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है। आउटगोइंग सीएम जवाब भी दिया नहीं, वही जो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे और उसी का परिणाम देखिए ना। कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर दो डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी उस परिवार से मिलने जाना चाहते थे। पुलिस है इनके पास, पुलिस लगा दी, नहीं जाने देंगे आपको। अब आप एक्सरसाइज करिए भागने दौड़ने की, चोरी छिप करके जाइए तो आप जा सकते हैं। अखिलेश जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, लेकिन वहीं महुआ जिला अस्पताल में जो है एक पेशेंट को जो है कोयले का घोल दिया गया और कहा गया कि यहाँ दवाई नहीं। ये कोई नया ऐसा नहीं हो रहा है। सुल्तानपुर में दर्द या चोट किस पैर में थी, किस हाथ में, और लगा दिया किस हाथ में प्लास्टर। ये कोई नई बात है। अच्छा, जो है भी मान लो जिसका जो काम है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे ओसीएम साहब का काम क्या है, सबसे प्रिय काम क्या रहा, पूजा पाठ। और दूसरे का काम क्या था जो स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है। कभी हमारे हाथा वालों से पूछ लेना, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इंस्टीट्यूशन चलेंगी। आप सोचिए, रिजल्ट आ गया है, अभी नए बच्चे आएंगे एमबीबीएस के, उनको एडमिशन्स होंगे, नया बैच ऊपर पहुंच गया, मतलब पुराना बैच ऊपर पहुंच गया होगा, नया बैच आएगा। आपके मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम कैसे डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं। और फिर यही होगा कि कोयले का घोल पीजिए,
गलत इंजेक्शन लग गया, जान गई। आप कहोगे बाएं हाथ में प्लास्टर, वो दाएं हाथ में बांध देंगे। और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है। अगर आप 8-9 साल 10 साल का हिसाब किताब निकालेंगे तो न जाने कितने ऐसे निकलेंगे आपको उदाहरण कि जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है, ओवरडोज की वजह से जान गई है। एंटीबायोटिक दे दिए आपको, दवाई, क्योंकि गरीब सोचता है दवाई नहीं मिलेगी तो हम ठीक नहीं होंगे, ओवरडोज दवाई दे रहे हैं, गलत दवाई देकर के जान गई लोगों की। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि कांग्रेस सांसद जो है इमरान मसूद लगातार अपने बयान में कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, लगातार वो सभा पर तीन कहने लगा। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। अरे वीडियो हमें ला दो। अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि एक एमएलसी साहब कोई जमीन और लेन देन और बंटवारे को लेकर के कूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है, मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई। किसान लगातार हमें क्षेत्र में प्रवेश करने जाते, किसान कह रहे हैं मुझे सवाल पूछिए कि सरकार से कब पहले मंडी कब चालू होगी? ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीजों के प्रोडक्ट्स की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। मंडी में पहले से बहुत जाम रहता है, जाम की समस्या, मंडी वहां नहीं चली तो जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी, और जाम न लगे उसके लिए वहां पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, हरदोई में एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता था ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज देखिए, इस न्यूज में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहां से न्यूज चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप
जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी / आरएसएस, और उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते ही बात है। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए आप, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा, और 2 शब्द सर राष्ट्रीय गणना पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसवंदा लोग भी हमारे साथ हैं, पी फॉर पसवंदा समाज, और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है, और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा बोर्ड गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अरे एआई का इस्तेमाल करें, तुम्हें पता ही नहीं एआई क्या होता है। वे मतलब लिए मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूं वो लोग कहां बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहां पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अब देखिए, निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं। आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों ने हत्या कर दी, 3 दिन हो गए, अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी उनके साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है, जो सरकार से करीब लोग हैं उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते, और उसी का परिणाम यह है कि देखो एमएलसी कूटे गए। सर केजीएमयू में कल जबरन 4 लोगों की नसबंदी कर दी गई, कुछ और कारण था, पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाया मैं वाकई में ये न्यूज फॉलो नहीं किया मैंने, लेकिन अगर इस तरह का किया तो बहुत खराब बात कही है। एक बार तो इसी तरह से सरकार चली गई थी, कभी किसी सरकार ने किया था तो पूरी सरकार चली गई थी, और इन्हीं महीनों की बात है वो, क्यों इन्हीं महीनों की बात है, हैं? बार जो विधानसभा में बजट पेश किया गया था उसमें 400 करोड़ का जिक्र किया गया था शिक्षा को लेकर, जो हाई स्कूल और इंटर में जो पासिंग वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए तमाम तरह के प्रलोभन इसमें
दिए गए थे उसमें स्कूटी तक का जिक्र था, लेकिन इस संबंध में जब शिक्षा विभाग से संपर्क करने की कोशिश की गई, इस पर बात करने की कोशिश की गई कि आखिर इसके मानक क्या है, किन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, तो विभाग का यह कहना है कि हमें इस विषय में अभी कोई जानकारी ही तक नहीं है, जबकि सदन में 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो कहा गया था कि इसके लिए किया गया है। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो, आप इंटरमीडिएट की आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और जितनी भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहां बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में ही नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बनी। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बोला रहा हूं मैं, सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, पीपीपी पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो, जिस वजह से कूटे गए एमएलसी, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। मेरी सरकार से कल भी अपील थी, आज फिर मैं अपील करता हूं कि जो छात्र और जो नौकरी करने वाले लोग, जो मजदूर या रोजगार के लिए वहां गए हैं, जिस जगह भी वॉर हो रहा है और उस क्षेत्र में अगर फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के आए। और नहीं तो प्रधानमंत्री उधर ही बगल में गए हुए हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबको लेते आए अपने संग। और आप सोचिए, आप अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने। उनके परिवार के सदस्य चले गए। और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा, वहां पर न जाने कितने डॉक्टर, उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। उनका तो नाम ही नहीं आ रहा था। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते अब, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, अनसिक्योर, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने।
शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। ये सरकार सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। है पसमानदा की सर आपने बात कही, पसमानदा समाज एक जमाने से आरक्षण और कल्पना ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या वो रिपोर्ट? आपको याद होगा समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे हम। क्या मतलब? मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा किसी का। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। है? और देखिए आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हम लोगों ने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सकें। आपके रिवर फ्रंट पे था। गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते हैं। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंडन नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में अगर आसपास है तो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चाहते हैं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है? कम से कम आपको तो डिफाइन करें भाई, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने? 20 साल में, मतलब 9 साल यहां के और 11 साल दिल्ली सरकार की, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं? अगली पीढ़ी क्या देखे जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है? बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया है वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं। तो एक घिसते हैं फिर दूसरी तीसरी चल जाए, अंगूठा भी घिस के देख लिया, नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर ली हैं, तुरंत बेचाते हैं 2000 रुपया में। क्या चीज? इन सब ठेले वालों से मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनाए, फ्री में ठेला लगाएं। पहले फ्री था, आपको याद होगा, फ्री था। इजराइल में भारत की सरकार ने 5000 लेबर्स को गाजे बाजे के साथ भेजा था। दावा किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से
कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले आएं। बहुत धन्यवाद। गन्ना साफ नहीं हो रहा है।